नई सीरीज की इस पहली वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, हम लगातार मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बारे में आपको अपडेट देते आए हैं, जिसमें हमने यमन की बात करी है और बाकी के तमाम अरब देशों की भी बातें आपके सामने रखी हैं कि कौन सा देश किस तरह इस जंग में किसका साथ दे रहा है। पिछले एक महीने से मिडिल ईस्ट के दो देश सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, एक तो यमन और दूसरा ईरान। आज हम इन दोनों देशों में से एक ईरान के बारे में बात करेंगे। ईरान के अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, ईरान के इतिहास के बारे में जानेंगे, वहां के कल्चर और वो किस तरह से अमेरिका के पाबंदी लगाने के बावजूद भी आज तेजी से खुद को डेवलप कर रहा है। तो ईरान से जुड़ी इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो को आखिर तक देखें, इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ईरान को तकरीबन 2500 सालों तक पर्शिया के नाम से पूरी दुनिया जानती थी। इतिहास के पन्नों में वहाँ के लोग ज़ारथुस्ट्र, जो कि बहुत पुराना एक धर्म है, उसे फॉलो किया करते थे। इसमें आग को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ इस्लामिक क्रांति ने इसे एक मुस्लिम देश बना दिया। इस इस्लामिक क्रांति के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। साल 1935 में पहली बार था जब पर्शिया का नाम बदलकर ऑफिशियली ईरान रखा गया था। दोस्तों, ईरान में बहुत से राजा महाराजा हुए, पर सबसे ताकतवर राजा साइरस द ग्रेट था, जिसने मेडिएशन साम्राज्य को पूरी तरह से फतेह किया और एक बहुत बड़ी अंपायर बनाई, जिसमें कई यूरोपीय देश शामिल होते थे। साइरस ने जब बेबीलोनियन जीता तो उसने वहां पर मौजूद जो यहूदी गुलाम थे उन्हें यरूशलेम जाने तक की इजाजत दी, जिसके बाद ही यहूदियों ने अपना सेकंड टेम्पल बनाया और इसी वजह से आज भी इजराइल और बाकी के यहूदी लोग साइरस द ग्रेट को महान मानते हैं। फिर एक वक्त आया जब साइरस का दौर खत्म हुआ और एक नए राजा ने कमान संभाली, जिसका नाम था डेरियस। और डेरियस ने उस वक्त पर्शिया को इतना ज्यादा फैला दिया था कि पूरी दुनिया के लगभग 44% हिस्से पर सिर्फ पर्शिया की ही हुकूमत थी। इसी तरह 7वीं शताब्दी से पहले तक पर्शिया में कई राजा हुए, अंपायर्स बने, धर्म चले। उन्हीं में से एक था ज़ारथुस्ट्र, जिसके लोग पारसी कहलाए। लेकिन फिर अरब से इस्लामिक क्रांति पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रही थी और फिर 637 ईस्वी में इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन अल खत्ताब ने पर्शिया को जीता। पर्शिया के ससानी अंपायर और इस्लामिक अंपायर में जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ कादिसिया कहा जाता है, और ये जंग खलीफा उमर ने जीती, जिसके बाद पर्शिया में इस्लामिक अंपायर की शुरुआत हुई। तकरीबन 200 सालों तक पर्शिया में इस्लाम कायम रहा, लेकिन 11वीं शताब्दी आते आते दूसरी तरफ तुर्क अंपायर तेजी से ताकतवर हो रहा था, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में पर्शिया पर हमला बोल दिया और वहां फिर सल्जूक अंपायर की हुकूमत कायम हो गई। उस दौर में पर्शिया के लोग वापस से फारसी जुबान बोलने लगे और उस वक्त के मशहूर लेखक फिरदौसी ने एक लेख भी लिखा, पर्शिया का शाहनामा, जो न सिर्फ पर्शिया में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हुआ। 12वीं शताब्दी तक सल्जूक अंपायर आराम से पर्शिया पर हुकूमत करती रही, लेकिन मंगोलिया से चंगेज खान की आवाजें सुनाई दे रही थी। 12वीं शताब्दी में चंगेज खान अपनी पीक पर था और उसकी ताकत का अंदाजा हर किसी को लग चुका था कि वो अपनी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो जहाँ से गुजरता था वहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाते थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा बहुत फेमस है जो 12वीं शताब्दी में हुआ, जिसने पर्शिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दरअसल पर्शिया में जब सल्जूक अंपायर अपना लोहा मनवा रही थी, उस वक्त तकरीबन 400 मंगोल व्यापारी पर्शिया में बिजनेस के सिलसिले में आए हुए थे। लेकिन सल्जूक के राजा एल्जेक ने उन 400 मंगोलों को बंदी बना लिया, ये सोचकर कि वो जासूसी करने पर्शिया आए हुए हैं और वो जासूस हैं। उन मंगोलों को
सल्जूक के दरबार में पेश किया गया, जिनसे पूछताछ करी जानी थी। लेकिन वो 400 मंगोल चंगेज खान की धौंस दिखाने लगे और पर्शिया के राजा को ही उल्टा सीधा कहने लगे, जिसके बाद अल्जूक को इतना गुस्सा आया कि उसने उन सभी 400 मंगोलों को जान से मार दिया, बिना सोचे समझे। जिसके बाद ये खबर चंगेज खान तक पहुंची और चंगेज खान ने अपने 3 दूत पर्शिया भेजे कि जो गुस्ताखी वहां के राजा ने करी है उसे उसकी सजा दी जाए। लेकिन अल्जूक ने उल्टा उन तीनों दूतों में से एक दूत की गर्दन काट दी और 2 दूतों को गंजा करके उनकी दाढ़ी भी काट दी। वो दोनों दूत जब वापस चंगेज खान के पास गए तो चंगेज खान आग बबूला हो गया था और उसने अपने एक कमांडर हुलागु को बड़ी फौज के साथ पर्शिया पर हमला करने का हुक्म दिया। फिर क्या था, सल्जूक अंपायर कब चंगेज खान की सेना के सामने निस्तो नाबूद हो गई, इसका पता भी नहीं चला। कहा जाता है कि हुलागु कमांडर ने अल्जूक को बंदी बनाया और चंगेज खान के पास ले गया, जहां उसने उसकी आंखों में और कानों में चांदी पिघलाकर भर दी। अब पर्शिया पर मंगोलों का शासन हो गया था, जिसे इलखान अंपायर के नाम से जाना गया, जिसने 1335 तक पर्शिया पर हुकूमत करी। इसके बाद पर्शिया में हुकूमत को लेकर कई छोटी बड़ी जंगें होती रही। इलाके के ताकतवर लोग इसमें उभरकर सामने आए, जिसमें से एक था तिमूर। इसने तिमुरिद अंपायर की शुरुआत करी और मंगोल का अंपायर पर्शिया में जो था इलखान अंपायर, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। 15वीं शताब्दी आते आते तिमूर अंपायर भी खत्म हुआ। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि मंगोलों के बाद से यानी कि पर्शिया में 1335 से लेकर 1500 तक सुन्नी मुस्लिमों का शासन चला। लेकिन फिर 1501 में पर्शिया में दौर आया सफावीद अंपायर का, जो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। सफावीद के राजा इस्माइल ने सुन्नी ब्रांच को छोड़कर मुस्लिमों की शिया ब्रांच को अपनाया और तब से अब तक ईरान में आज भी शिया मुस्लिम ही शासन करते हैं। सफावीद अंपायर ने 1501 से लेकर 1736 तक पर्शिया में रूल किया। अब 19वीं सदी में पर्शिया में एक और शाही शासन शुरू हुआ, जिसे रेजा शाह पहलवी के शासन के नाम से जाना जाता है। रेजा शाह पहलवी यूरोपीय कल्चर से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने पर्शिया में मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। वहाँ के कल्चर को पर्शिया में फैलाने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की बहुत सी बातों को पर्शिया में लागू करने के लिए कानून बनाए गए। इसी बीच 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान किया गया। साल 1908 में ब्रिटिश कंपनी रॉयल डच शेल ने पहली बार ईरान में एक बड़े तेल के रिसोर्स की खोज करी, जिससे ईरान की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन रेजा शाह की दोस्ती ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ज्यादा थी, तो जो तेल ईरान का होना चाहिए था, जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ईरान को मिलना चाहिए था, उस तेल के रिसोर्स का सबसे ज्यादा हिस्सा ईरान के बदले यूरोपीय देशों में बांटना शुरू कर दिया, खासतौर पर ब्रिटेन और जर्मनी को, वो भी बेहद ही कम प्राइस पर। अब ईरान में एक के बाद एक तेल के भंडार मिलने लगे, जिस पर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। इसी बीच मोहम्मद मोसादिक, जो रेजा शाह पहलवी की नीतियों और तेल के ब्रिटेन को बेचने के खिलाफ थे, वो ऐसा एक कानून लेकर आए कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। 1951 में उन्होंने रेजा शाह पहलवी को चुनाव में हराया और वो ईरान के नए प्रधानमंत्री बन गए, जिसके बाद रेजा शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। शायद वो ब्रिटेन गए थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को कहाँ मंजूर था मोसादिक का प्रधानमंत्री बने रहना, क्योंकि अब उन्हें ईरान का तेल नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, जिससे मोसादिक को पीएम पद से हटना पड़ा और अमेरिका ने एक नया पीएम बना दिया, जिसका नाम था जाहिदी फैजलुल्लाह। साथ ही साथ रेजा शाह भी ईरान वापस लौट आए। एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन की हर बात मानता था ये, या यूं कह ले ये एक तरह की कठपुतली ही था। एक बार फिर से ईरान का तेल अब यूरोप जाने लगा, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर
बहुत बुरा असर पड़ा। हालात खराब होते गए। अब शाह ने इससे निपटने के लिए एक और ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रेजा शाह पहलवी ने साल 1971 में अरबों रुपए की पार्टी करी, जिसमें 30 टन से ज्यादा खाना विदेश से मंगवाया गया। विदेशों से फूल मंगवाए गए, विदेशी शेफ बुलाए गए। उस पार्टी में वो हर चीज रखी गई और ऐसे इंतजाम किए गए जो एक राजा के लिए किए जाते हैं, क्योंकि रेजा पहलवी ने दुनिया भर के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिजनेसमैन और तमाम मशहूर हस्तियों को बुलाया था ताकि वो ईरान को दुनिया की नजरों में ला सके। एक तरफ जहां पूरे ईरान में अफरा तफरी का माहौल था, लोग भूखे मर रहे थे, उनके पास काम नहीं था। ऐसे में रेजा शाह अरबों रुपए की पार्टी कर रहा था। उस वक्त के हिसाब से ये पार्टी $100 मिलियन की थी। ईरान के लोगों ने जब रेजा शाह को बेवजह पैसे उड़ाते हुए देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। रेजा शाह के खिलाफ उस वक्त आवाज बुलंद कर रहे थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो रेजा की पॉलिसी से, ईरान के मॉडर्नाइजेशन से, तेल को सस्ता प्राइस पर बेचने से और पीएम का वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकाव से पूरी तरह वो खिलाफ थे। लोग उनकी बात मानने लगे और रेजा शाह को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा। इसीलिए उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को देश से ही निकाल दिया, जिसके बाद खुमैनी ने कुछ वक्त इराक में और कुछ वक्त फ्रांस में बिताया। लेकिन वो अपने बयान और मैसेज ईरान तक पहुंचाते रहे, जिन्हें लोग सुनते, और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे ईरान में इस्लामिक क्रांति फैल गई, इस्लामिक रेवोल्यूशन छा गया। फिर क्या था, खुमैनी वापस ईरान लौटे और बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। रेजा शाह पहलवी और उनकी पत्नी को अब देश छोड़कर भागना पड़ा। 1979 से अब तक चाहे ईरान में कोई भी सरकार आए, कोई भी पीएम बने, कोई भी प्रेसिडेंट बने, पर पूरी पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तब ईरान का पड़ोसी देश इराक, जहां सद्दाम हुसैन का रूल था, उसे डर सताने लगा कि कहीं ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ है वो इराक तक न पहुंच जाए, रेजा पहलवी की तरह सद्दाम हुसैन की कुर्सी भी न चली जाए। इसीलिए उसने ईरान पर 22 सितंबर 1980 में हमला कर दिया। तकरीबन 8 सालों तक ये भयानक जंग चली, जिसमें ना तो ईरान जीता और ना ही इराक, लेकिन मानसिक तौर पर इसे ईरान की ही जीत माना जाता है। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। जंग के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने सैयद अली हुसैनी खामनेई, और तब से अब तक यही ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान ने पिछले 44 सालों में न सिर्फ अपना तेल उन देशों को बेचा है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हैं, बल्कि अपनी डिफेंस पावर को भी काफी मजबूत किया है। ईरान पर आज भी अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कई तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं ताकि ईरान का तेल कोई ना खरीदे, ईरान से कोई बिजनेस ना करे, ताकि ईरान को कोई अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करे। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते ईरान अपनी ताकत बढ़ाए, वो न्यूक्लियर पावर बन सके। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ आज अपनी कंट्री को डेवलप कर लिया है, बल्कि अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां उसे अमेरिका और ब्रिटेन का खतरा है, क्योंकि ईरान अरब में फैले सुन्नी मुसलमानों के देश में घिरा एक लौता इतना बड़ा वाहिद देश है। इसीलिए ना सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, बल्कि ईरान को अरब के देशों से भी खतरा बना रहता है कि कहीं वो उन पर हमला ना कर दें। तभी ईरान ने अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह बनाई हुई हैं कि वो उन देशों के साथ पूरी तरह से डील करता है, उनके साथ खड़ा रहता है जो अमेरिका के खिलाफ होते हैं या फिर अमेरिका जिनके खिलाफ होता है। एग्जाम्पल के लिए आज ईरान, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अजरबैजान एक दूसरे के साथ खड़े हैं और ये सभी देश आज अमेरिका के खिलाफ हैं और अमेरिका इनके। आज के वक्त में अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को ही मानता है और ईरान भी अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ डट कर खड़ा रहता है। ईरान 2024 में दुनिया की सबसे ज्यादा
शिया मुस्लिम वाली कंट्री है जिसमें लगभग 9 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ईरान मौजूद है मिडिल ईस्ट में, जिसके आसपास है अजरबैजान, अर्मेनिया, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, इराक और तुर्की। ईरान फैला है टोटल 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। यहाँ की कैपिटल सिटी तेहरान है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और हमारी मेहनत अच्छी लगी और हिस्ट्री से जुड़ी हमारी ये सीरीज पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें, जिससे हमारी मेहनत कामयाब हो सके और हम इसी तरह दूसरे देशों की हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियो ला सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।